नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह मेरा यूट्यूब चैनल पंकज सिंह ट्रैवलर पटना है। मैं आज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए अपने मित्रों के सुझाव के अनुसार, उनके मांग के अनुसार मैं एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए यात्रा कार्यक्रम बना रहा हूँ, टूर प्लान बना रहा हूँ। कैसे वहाँ जाया जाए, कहाँ ठहरा जाए, कहाँ कहाँ घूमा जाए, कितने दिनों के लिए जाए, कहाँ ठहरे, कितना बजट हो, इन सब के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम हवाई मार्ग से ही जाना सुगम होगा, आसान होगा। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, विशाखापट्टनम से सीधी उड़ान है पोर्ट ब्लेयर के लिए। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं और पोर्ट ब्लेयर से उतरकर पोर्ट ब्लेयर में होटल में विराम करते हैं। रही बात कि कितने दिन का प्रोग्राम होगा, कहाँ ठहरे, क्या बजट होना चाहिए। बजट और दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, क्या कि कोई लोग 5 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन कोई 12 दिन का। एक सबसे ज़्यादातर लोग जो है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आ जाते हैं। एक ट्रेंगल प्रोग्राम है जो 5-7 दिन में ये अपना कार्यक्रम बनाते हैं और घूम फिर कर चले आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय अधिक होता है और वो आराम से घूमना चाहते हैं, तो 10 दिन 12 दिन का भी प्रोग्राम बना सकते हैं और वो और विस्तृत क्षेत्र में अंडमान निकोबार का कार्यक्रम बनाते हैं, घूमते हैं। ये हर लोग के लिए, परिवार के लिए अलग अलग ये है। तो मैं सोचा कि कम से कम एक प्लान बनाया जाए। आज का दिन दीपावली है, लक्ष्मी पूजा के दिन है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ये शुभकामनाएं देता हूँ। और अंडमान निकोबार वैसे तो 2 मार्ग से जाया जाता है, एक तो वायु मार्ग मैंने एयर फ्लाइट से और दूसरा जल मार्ग वाटर से। तो जल मार्ग तो मानिए कलकत्ता से चेन्नई से अगर हम जाते हैं तो 35-36 घंटा जल मार्ग से जाने में लगता है, जो कि बहुत ही कष्टदायक है, कष्टकर है। इसलिए कि हम लोग जल मार्ग से भ्रमण करने का आदी नहीं है। हम लोग का तबीयत उल्टी होना, कै दस्त होना, ये सब भ्रमण के दौरान हो सकता है। इसलिए और समय काफ़ी लगता है, तो समय को बचाने के लिए हम लोग फ्लाइट से जाते हैं। कलकत्ता से जाने में हवाई मार्ग का जो समय है करीब 2 घंटा लगता है। तो ये जो स्थिति है, हम लोग जब किसी भी जगह से मैंने जब भ्रमण करते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम से, तो दूरी तय कर हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर हम लोग सबसे पहले होटल में जाते हैं। होटल में जाकर फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद
समय लग ये सेकंड हाफ तो हो ही जाता है, तो हम लोग सबसे पहले सेलुलर जेल जाते हैं। सेलुलर जेल जाकर वहाँ से टिकट वगैरह लेके तो हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र में जो है सेलुलर जेल बना हुआ है, तो उसका जो डिज़ाइन है इस तरह का डिज़ाइन है कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी वहाँ से भाग नहीं सकते थे। इतने था, एक छोर पे तो पूरा समुद्र ही है, और फिर जो है उनका देखभाल करना, मैंने पुलिस मिलिट्री के द्वारा जो देख रेख किया जाता था उनके नज़र से निकलना बहुत मुश्किल था। उन जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो कैदी के रूप में वहाँ पर थे, उनको बहुत ही कष्ट दिया जाता था। कष्ट इस सेंस में कि उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, फांसी दिया जाता था, तरह तरह के टॉर्चर किया जाता था। वो देख के हम लोग को मैंने शरीर में सिहरन हो जाता था कि किस तरह से हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों को ये अंग्रेज लोग ने बहुत कष्ट दिया। तो यहाँ पर जो है हम लोग घूमते फिरते हैं, देखते हैं और ये सारे चीज़ को अनुभव करते हैं। शाम के समय जो है हम लोग वहाँ पर एक साउंड एंड लाइट का प्रोग्राम रखा जाता है प्रतिदिन, और उसका टिकट भी उसी दिन एडवांस में मिल जाता है। यह दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में होता है। चाहने वाले हिंदी का तो हिंदी का कार्यक्रम देखते हैं, साउंड एंड लाइट प्रोग्राम, है ना। तो यह है कि कुछ लोग 5 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का। तो एक त्रिकोणीय जो प्रोग्राम बनाते हैं अंडमान निकोबार का, तो ये जो है शुरू में तो पोर्ट ब्लेयर में कम से कम 2 दिन ठहरना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर का स्थानीय जो ये है घूमने का कार्यक्रम वो करना चाहिए। जैसे सेलुलर जेल, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, फिर जो है कार्बेंस केव है, नवल मेरीन म्यूजियम है सागरी का, फिर नॉर्थ वे आइलैंड है, चिड़िया टापू बीच है, रॉस आइलैंड है ना। तो ये सब जगह जाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 से 3 दिन का कार्यक्रम रखना चाहिए। फिर एक मेरा ये भी सुझाव है कि आप कहीं भी जाते हैं, हैवलॉक गए, नील आइलैंड गए, फिर लौट के पोर्ट ब्लेयर आते हैं, तो जो पोर्ट ब्लेयर जब आते हैं तो फिर हमको वापस जहाँ से आए हैं तो जाना होता है, हवाई जहाज़ पकड़ना होता है, तो उसी दिन वो वापस नहीं लौटे, एक दिन पहले पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाएं, क्योंकि मौसम का तो कोई ठीक नहीं है। समुद्री मौसम का, मौसम ख़राब होने पर तो आगे का कार्यक्रम आपका बिगड़ सकता है। तो इसलिए जो है 1 दिन 2 दिन, 1 दिन तो अवश्य पहले आ जाना चाहिए। उससे आपको मैंने यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग हैवलॉक का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हैवलॉक जाते हैं। हैवलॉक जाने के लिए, हैवलॉक या नील आइलैंड जाने के लिए हम लोग वहाँ पर जो ठहरने का जो कार्यक्रम रखते हैं वो पहले से ही रूम का बुकिंग करा लेना चाहिए। काहे कि छोटा छोटा आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड तो और छोटा है हैवलॉक के तुलना में। तो गो आई विवो, मेक माई ट्रिप या जो भी हो, मैंने ये सब एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से अपना रूम बुक करा लेने। कहीं कुछ जो है अब होम स्टे भी हो गया है,
नील आइलैंड में तो देखे थे कि होम स्टे भी है, तो वहाँ पर जाने के पहले बुक करा लें। अब रही बात, हम लोग जब पहुँचते हैं तो हम लोग चूँकि वो सी बीच के लिए ही फेमस है, तो हम लोग सी बीच जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। वो इतना स्वच्छ पानी, समुद्री पानी, और उसका रंग जो है भिन्न भिन्न, हल्का नीला, डीप माने गहरा नीला, ये सब उसका रूप भिन्न तरह से देखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जब राधा बीच पर गए थे तो वहाँ पर रेनबो बना हुआ था, बड़ा सुंदर सा लग रहा था सिर्फ बीच के किनारे। और यहाँ पर तो कोई उम्र का सीमा ही नहीं हम देखने को मिले। 75-80 साल के लोग ये पानी के बीच में इधर छोर पर बैठे हुए हैं, समुद्र के लहरों आ रहे हैं, उनको भिंगा रहे हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही है। एकदम मानो कि 80 साल के व्यक्ति भी जो है तो एक बच्चा सा नज़र आते हैं। तो बहुत लोग पानी के अंदर भी जाते हैं, फैमिली जो है समुद्र के किनारे पानी का हल्फा मारता है और उनको भिंगा देता है, बड़ा बच्चा से लेकर पूरा परिवार आनंद करते हैं, है ना। तो ये सब है। तो वहाँ पर घूमने का जगह है, राधा नगर बीच जाइए, विजयनगर बीच जाइए, काला पत्थर बीच जाइए, एलिफेंट बीच जाइए। यहाँ पर स्कूबा ड्राइविंग भी होता है, बहुत सा समुद्री स्पोर्ट्स होते हैं। ये सब जो है बोटिंग, बनाना बोटिंग, ये बहुत नाम है उसका, तो इसका आप आनंद उठा सकते हैं। सुबह और शाम का तो समुद्र का मज़ा ही कुछ होता है। सनराइज सनसेट ये दोनों का बहुत ही अपने माने इंसान को उद्वेलित करता है। अब रही नील आइलैंड। नील आइलैंड में भी वहाँ पर भी बीच है, बीच के लिए ही फेमस है, और एकदम नेचुरल ब्यूटी जो है देखने को मिलता है। नील आइलैंड में लक्ष्मण बीच है, भरतपुर बीच है, सीतापुर बीच है। ये सब भी काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलता है। लक्ष्मणपुर बीच में थोड़ा सा और चलने का मौका मिलता है और बहुत ही अनुभव लगता है। तो ये 3 चीज़ जिनको 5-7 दिन का भ्रमण करना रहता है वो इसमें इतना कर सकते हैं। और बहुत एक जारवा ट्राइब है जो कि लगभग वो जारवा ट्राइब के पास ही लाइम स्टोन केव है, तो वहाँ जाने के लिए लगभग 1 दिन पूरा लग जाता है। सवेर में आपको निकलना पड़ता है और शाम रात तक आप लौट कर आ सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको 2 तरह का व्यवस्था है, एक अपना 4 व्हीलर और दूसरा जो है सरकारी बस में टिकट कटाना। तो ये अपने जो है अपना बजट के अनुसार वहाँ पर जाएं। कोई लोग बस से जाएंगे या कोई लोग अपना 4 व्हीलर। तो करीबन 70 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी तय कर वहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट है और वहीं पर कुछ पेपर्स वगैरह दिखाना पड़ता है। जो गाड़ी का ड्राइवर जो होता है वो कलेक्ट करके वो पॉइंट पर चेक करा लेते हैं। और इस पॉइंट से जो है जारवा ट्राइब का एरिया जो पार करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में हम लोग को जाना पड़ता है। जारवा क्षेत्र से गुजरना पड़ता है वो लाइम स्टोन केव ये जाने के लिए। और ये भी क्षेत्र जो है इस एरिया से सवेर में 6 बजे टाइमिंग है उसका, बल्कि उस क्षेत्र से गुजरने के लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन में हम लोग जाते हैं 6 बजे सवेर में, फिर 10 बजे सवेर में, और फिर लगता है 2 बजे के आसपास ये टाइमिंग है उस क्षेत्र से गुजरने का। उसी तरह से लौटने का भी टाइमिंग है। तो हम लोग तो पोर्ट ब्लेयर से सवेर में 4 व्हीलर से निकले थे 3 बजे के आसपास और फिर वहाँ पर पहुँचे
पुलिस चेक पोस्ट के पास, उसके पुलिस प्रोटेक्शन में करीब 150-200 गाड़ी जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन में हम लोग गए। और वहाँ पर हम लोग को हिदायत दिया गया था कि गाड़ी का शीशा लगा के रखिएगा और उसमें आपको सॉरी, ना तो खाने पीने का चीज़ फेंकना है, ना तो फोटो लेना है, ना खिड़की खोलना है। ये सब हिदायत था। और उसका ट्राइबल नियम है, उसको ट्राइबल नियम है उधर का, जिसमें है कि आपको कुछ सज़ा का भी है, फाइन का भी प्रावधान किया गया है अगर आप इस तरह के उसके नियम को पालन नहीं करते हैं तब। बल्कि वहाँ पर जो है कुछ कुछ दूरी पर वो जो है ट्राइबल क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से ट्राइबल वॉलेंटियर तैनात रहते हैं। तो हम लोग जा रहे थे तो देखे कि वो जो जारवा ट्राइब के लोग हैं, मैंने ऐसा कम मौका मिलता है देखने को, लेकिन संजोग से हम लोग को अच्छा समय मिला, किस्मत वाले रहे कि हम लोग ट्राइब को देखें। बहुत मैंने गजब थोड़ा लग रहे थे देखने में। फिर हम लोग जब पहुंच गए दूसरे छोर पर, जारवा क्षेत्र से निकल करके दूसरे छोर पर पहुंचे, तो फिर गाड़ी से उतर कर एक फेरी है जो जिस पर गाड़ी और पैसेंजर सब लोग उस पर सवार होते हैं और उसको और दूसरे छोर पर पहुंचा देते हैं। वहाँ से हम लोग उतर करके फिर वहाँ पर थोड़ा सा ये नारियल पानी पिए। वो उतना बड़ा नारियल पानी, और रेट वहाँ पर अंडमान निकोबार में 30-40 रुपया में तो आराम से मिल जाता है नारियल पानी। अब बड़ा ही स्वादिष्ट ताज़ा ताज़ा मिलता है। तो वहाँ से नारियल पानी वगैरह पी के हम लोग फिर जेट्टी एक है छोटा सा जहाँ पानी का बोट है, तो उससे सवार होके हम लोग निकल पड़े ये लाइमस्टोन केव की ओर। लाइमस्टोन केव की ओर निकले तब बोट जिस पे जेट्टी पर बैठे तो लगा ही नहीं कि हम लोग देश के अंदर है। इतना सुंदर दृश्य, बाएं दाएं एकदम नेचुरल ब्यूटी, और जा रहे समुद्र के पानी में। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, पहुँचे तो ये लाइमस्टोन केव के एक छोर पास पहुँचे जहाँ से उतर के हम लोग लाइमस्टोन केव जाना रहता। वहाँ पर हम लोग जेट्टी से उतरे और फिर पैदल 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग था। हम लोग बहुत सारे लोग थे, सब लोग अपना लाइन से चलते जा रहे थे। 1 किलोमीटर की दूरी तय करना था ट्रैकिंग के लिए, समझे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मैंने मन को सुकून देने वाला वो ट्रैकिंग था। जब केव के पहले एक पॉइंट था जहाँ पर नींबू पानी और भी ढंग से पानी पिला रहे थे लोग, करीब 30-35 रुपया 40 रुपया ऐसे लिए थे। तो हम लोग वहाँ पर बैठे भी, पिए भी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग लाइमस्टोन केव गए तो वो अंदर से थोड़ा अंधेरा रहता है। अपने मोबाइल के रोशनी से या टॉर्च के रोशनी से देखने से काफ़ी माने मार्बल जैसा लगता है। हालांकि उसको वहाँ पर जो लोग हैं वो छूने से रोकते हैं, इसलिए कि वो उनका कहना है कि इसको छूने से ये डेड हो जाएगा। तो हम लोग उसको छुए नहीं और घूमकर फिर वापस आ गए। इसी तरह जैसे गए थे उसी तरह जो है हम लोग पोर्ट ब्लेयर आ गए वापस। तो अगर मान लिया किसी को जर्नी आगे भी करना है, दिगलीपुर पोर्ट ब्लेयर से करीबन 350 किलोमीटर के दूरी पे है। तो मैंने यहाँ से लगभग मैंने यहाँ पर जो जारवा क्षेत्र से हम लोग जहाँ उतर के आए थे उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है दिगलीपुर जाने के लिए, अगर समय हो और बजट अलाउ करे तब। तो दिगलीपुर भी जाकर आप कम से कम 1 दिन 2 दिन स्टे कर सकते हैं। वहाँ का भी समुद्र का अपना नज़ारा ले सकते हैं। फिर रही बात ये इन सब स्थानों से घूमने के बाद हम लोग
फिर वापस पोर्ट ब्लेयर आते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर 2 से 3 दिन, हैवलॉक 2 दिन, नील आइलैंड 1 से 2 दिन और दिगलीपुर 2 दिन। तो अब अपने अनुसार बजट आप समय कैसा है आपका, कितना समय दे सकते हैं, उसके अनुसार आप घूम सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि लिटिल अंडमान है, जो कि लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से 6 से 7 घंटा रात का जर्नी है। 6 से 7 घंटे का लिटिल अंडमान जाना पड़ता है। उसमें भी सब बीच वगैरह है और घूमने का कुछ फॉरेस्ट है, वहाँ जा सकता है, वहाँ पे भी। लेकिन टूरिस्ट लोग वहाँ जितना हैवलॉक और नील आइलैंड जाते हैं उतना लिटिल अंडमान नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसमें है कि थोड़ा सा दूरी भी है, 6-7 घंटे का जो दूरी तय करना पड़ता है। और ये वहाँ पर जो फेरी है, जो जहाज़ जाते हैं, वो प्रतिदिन नहीं है। तो ये रहा हमारा जो है अंडमान निकोबार का प्लान, जो संक्षिप्त में। हाँ, एक चीज़ और भी है कि अंडमान निकोबार में कुछ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ट्राइबल कई एक ट्राइब्स है। उन ट्राइब्स में जारवा जो ट्राइब्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा विकसित हुए हैं अन्य ट्राइब्स की अपेक्षा। वहाँ पर मेन ट्राइब जो है, एक आपका जारवा है, बो है, ग्रेट अंडमानी है, सेंटिनल ट्राइब्स है। तो ये जारवा ट्राइब्स के लोगों को काफ़ी शिक्षित करने का कोशिश किया गया। तो ये ट्राइब में लोग को स्कूल भी खोला गया, उन लोग को ट्रेनिंग देने के लिए। और अभी एक कुछ समय पहले देखे थे, एक कलकत्ता के डॉक्टर गए थे, वो पूरा लाइफ जो है उस ट्राइब में गुजार दिए। उसके लिए उनको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। पूरा नाम तो याद नहीं है, लेकिन और वहाँ से कुछ लोगों को लाकर पोर्ट ब्लेयर में बसाया गया, उनको शिक्षित किया गया है। बल्कि एक कुछ लोग तो एक सामान्य नागरिक के, देश के सामान्य नागरिक की तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक एक ट्राइब है जो सेंटिनल ट्राइब्स है। आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। अपना उस क्षेत्र में जाना किसी के बस का बात नहीं है। वो जीवित फिर वापस नहीं लौट सकते। एक कोई विदेशी लोग गए थे, एक ही पर्सन गए थे उस क्षेत्र में, अपना ये कर रहे थे फोटोग्राफी वगैरह, उनको तो वहीं पर समाप्त कर दिया गया। तो अब तो अपने भारतीय ये जो है गार्ड, कोस्ट गार्ड जो है, वो उस क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और उस क्षेत्र में कोई लोग नहीं जाते हैं। ये रहा हमारे, जो भी हम जाने, तो जानकारी तो पूरा कोई भी इंसान दे नहीं सकता जब तक कि अपने आँखों से खुद ना देखे, है ना। तो हम जितना हमारे लिए संभव हो सका हम आपके समक्ष रखें। और आप लोग को मेरा फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।